जो मेरे को काम नहीं करते, जो कांग्रेस को कर रहे हैं, उसको गडियारम चौरास्ता में बांध के पिटाई करता हूं बोल रहा है। गडियारम चौरास्ता कट्टेसी कोड़ता అని చెప్తున్నాడు। क्या है ये? डेमोक्रेसी हुआ तेलंगाना में। पूरा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। और वक्फ लैंड्स भी खत्म। कम्युनिटीज का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेट में, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जरूर हजारों लोग काम कर रहे हैं। फेस नहीं है मगर अंदर ही काम कर रहे बहुत लोग। ये पॉलिटिकल जेएसी बन चुका महबूब नगर में। श्रीनिवास गौड़ को हराने के एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है, वो बीआरएस कैंडिडेट हराने का काम बहुत जबरदस्त हो रहा है। ऊपर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। जीत तो निश्चित है, ऐसा जीत होना चाहिए महबूब नगर में। तेलंगाना पूरा ये जाने, कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर जुल्म करता है, गलत रास्ते से जाता है, महबूब नगर की आवाम कैसे उसको पनिश करता है, ये एक सबक होना चाहिए आने वाले कल के लिए। ऐसा सबक केसीआर हारने वाला है, टीआरएस हारने वाला है। अभी माहौल ऐसा बन गया। क्या आपने किया? क्या मैंने किया? कोई यहाँ बैठने वाले किया? नहीं। ये मत सोचो ये इंसान ने किया, ये कुदरत का इंसाफ है। जो एक वायरस आ गया कि इसको हटाना है। सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर, जिला महबूब नगर मुस्तखर के वार्ड नंबर 42 न्यू टाउन के यूथ की जानिब से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार एनएम श्रीनिवास रेड्डी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। और इस मौके पर एनएम श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में नौजवानों की एक बड़ी तादाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने सभी को पार्टी खांडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। जगह इधर पलटो। इतना अच्छा मीटिंग, तो जलसे में शामिल हुए सब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और न्यूटन के पर्सनालिटीज और रेस्पेक्टेड पर्संस, और जो कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मंशा बनाकर दिन रात काम करने वाले मेरे नौजवान साथियों, और कर्नाटका तमिलनाडु से यहाँ हमारे बीच में जबरदस्त काम करने वाले हमारे मोहिन भाई और असलम भाई, फ्रॉम बेंगलुरु, और बेंगलुरु से आए हुए शोएब भाई। ये सिर्फ महबूब नगर का जंग नहीं है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है तेलंगाना की तरफ, और तेलंगाना देख रहा है महबूब नगर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? 10 साल का जुल्म हुआ यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे। ऐसे ऐसे चीज यहाँ देखने को मिला। सारा आवाम परेशान है, मगर सब्र से इंतजार कर रहा है आवाम, क्योंकि हम शांति चाहने वाले लोग हैं। अभी इलेक्शन का वक्त है, तो फैसला कर लिया महबूब नगर का आवाम क्या करना है, कैसे ये जो 10 साल का मिसरूल है, करप्शन है, उसको सियासी तौर से कैसा सबक सिखाना है, ये तो महबूब नगर का आवाम तय कर लिया। अभी हमारे एमएलए साहब जो मंत्री है, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। मैं उससे भी थोड़ा ऊपर उठ के जो नाइंसाफी महबूब नगर को हुआ है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। 2009 में जब टीआरएस का प्रेसिडेंट था, केसीआर साहब को दावत दिया यहाँ से एमपी खड़ा होने का। क्यों? करीमनगर में वो हार रहा था, इसीलिए मैं अपना सीट सैक्रिफाइस करके
केसीआर साहब को यहाँ बुलाया ताकि तेलंगाना मूवमेंट जिंदा रहे और हासिल हो। सारे लोग इकट्ठे होके महबूब नगर में केसीआर साहब को एमपी बनाए। उस दिन अगर हम नहीं बनाते तो केसीआर का चैप्टर उधर ही क्लोज होता था हमारे हाथों से, मगर हम ऐसा नहीं किया। ना जान ना पहचान कुछ नहीं था, सिर्फ एक वजह से उसको जिताया ताकि तेलंगाना मूवमेंट जिंदा रहे। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने महबूब नगर वालों का था तेलंगाना मूवमेंट में। तो जिंदगी भर एहसान होना चाहिए कि केसीआर साहब को महबूब नगर ने उसको पॉलिटिकल रीबर्थ किया। उसके बाद तेलंगाना राज्य बना और वो सीएम बना। अगर उस दौर पे सब एक नहीं होते, एकजुट नहीं होते तो केसीआर बिल्कुल हारता था, क्योंकि महबूब नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेजॉरिटी था 36,000 मेरे ख्याल से। हाँ, लगभग 30,000 का मेजॉरिटी सिर्फ महबूब नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से आया। उसके बल पर केसीआर साहब 19,000 से एमपी जीत लिया। अगर हम नहीं देते उतना वोट तो बिल्कुल हारता था और तेलंगाना हासिल नहीं होता था। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा महबूब नगर का था, मगर केसीआर साहब कभी भी महबूब नगर के ऊपर प्यार से नहीं देखा, पता नहीं क्यों। वो सीएम बनने के बाद उसका फर्ज बनता था कि महबूब नगर को अच्छा डेवलप करे, फंड्स दे। यहाँ पे जितने भी डिमांड्स है जो इलेक्शन से पहले वो वादा किया था वो पूरा करे, मगर नहीं किया। मगर एक ऐसा तोहफा दिया महबूब नगर को, 10 साल झेलना पड़ा सारा आवाम को। ऐसा एक आदमी को भेजा हमारे बीच में, अभी 10 साल जुल्म ही जुल्म सहते रहे हम। डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, ऊपर से जुल्म करने ना प्यार से पेश आया। पर कह के लिए एमएलए बना, 2 बार एमएलए बना और तीसरी बार एमएलए बनने का ख्वाब देख रहा है, तो क्या फायदा हुआ महबूब नगर लोगों को वो एमएलए बनने से? ये मुद्दा पब्लिक में जाना है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। और अपना शान है पिल्लला मर्री, अपना शान है क्योंकि 500 साल का एक हेरिटेज है अपना पिल्लला मर्री, सारी दुनिया जानती है। और महबूब नगर बोले तो पिल्लला मर्री। जब हम थे सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्ट्री में प्रपोजल था पिल्लला मर्री प्रोजेक्ट को 100 करोड़ देके एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बनाना है, उसको डेवलप करना है। कहाँ गया वो? पूरा खत्म हो गया पिल्लला मर्री प्रोजेक्ट। और क्या किया उसके बदले में? जो मयूरी नर्सरी था उसको केसीआर का नाम लगा के 2-3 पौधे उधर डाल के 2-3 बेंच डाल के वो डेवलपमेंट बोल के हमारे को बता रहा है। सारे डेवलपमेंट मॉडल जो बीआरएस पार्टी का है और श्रीनिवास गौड़ का साहब का है वो टेम्पररी है, झूठा है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है। उसी से महबूब नगर को किसी एक पैसे का फायदा भी नहीं है। अभी आप पेद्दाचेरू का प्रोजेक्ट देख लीजिए, आपको मालूम है 50 करोड़ उसमें खर्च हुआ। अगर वो 50 करोड़ कॉलोनीज में लगाता, सीसी रोड डालता, ड्रेन्स डालते, स्ट्रीट लाइटिंग करते, कम्युनिटी हॉल्स लगाते, लाइब्रेरी बनाते तो असली डेवलपमेंट है। अभी क्या फायदा वो 50 करोड़ दे के वो दशहरा में शो करता है, त्योहार में शो करता है, ड्रोन शो करता है, मतलब खुद के लिए, खुद को लीडर साबित करने के लिए वो पैसा उधर डुबाया। वेलफेयर स्कीम्स को खत्म कर दिया। वो पैसा पूरा जाके कहाँ लगाया? कालेश्वरम प्रोजेक्ट में, गोदावरी नदी के ऊपर मेडीगड्डा प्रोजेक्ट में लगाया। कमीशन के लिए करप्शन किया और क्या हो गया उस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पिलर नीचे आ गया, क्रैक्स आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट डैम सेफ्टी अथॉरिटी का टीम विजिट किया, जांच किया, टेक्निकल रिपोर्ट दिया, उसमें ये प्रोजेक्ट नहीं टिक सकती, उसको निकाल के दूसरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो कब बाढ़ आएगा तो उड़ जाएगा प्रोजेक्ट, लाखों लोगों का जान खतरे में है। इससे बड़ा कारनामा क्या हो सकता है? मतलब पूरा पैसा 1,35,000 करोड़ मामूल पैसा नहीं है। वो सारा तेलंगाना अमेरिका, दुबई जैसा बनने का उतना पैसा है। वो कहाँ दिया? क्या अगर स्कॉलरशिप नहीं दिए, माइनॉरिटी बच्चे हो, मेजॉरिटी बच्चे हो, स्कॉलरशिप तक नहीं दिया, और रेशन शॉप में रेशन कार्ड नहीं दिया, डबल बेडरूम का घर नहीं दिया,
और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक आदमी को भी लोन नहीं आया। ये पूरा पैसा उधर लेके गया, इसीलिए हर सेक्टर में घाटा हुआ, कोई फंड आया नहीं। सारा आवाम तेलंगाना का मुश्किल में था 10 साल, मतलब प्लानिंग ठीक से नहीं था। करप्शन का माइंड है, कैसे पैसे उड़ाना, कैसे पैसे खींचना, वो पैसे फिर लगा के इलेक्शन में जीतना, यही उसका षड्यंत्र था, यही उसका चाल था। अभी लोग जान चुके हैं। देखो कुदरत का कमाल, जब इलेक्शन आ रहा है वो सोचा मैं जीत जाऊंगा, पैसे का पूरा बंदोबस्त कर दिया। और बड़े बड़े बातें, 1 महीने पहले ही कालेश्वरम मेडीगड्डा प्रोजेक्ट को क्रैक्स आया। मतलब नेचर भी, भगवान हो खुदा हो, ऊपर से देख रहा है इसको। इतना जुल्म किया बेटा, इतना करप्शन किया, सजा तो मिलना ही चाहिए। वो सजा मिलने के लिए लोगों का माइंड उसके ऊपर ध्यान आने के लिए पूरा नेचर अपना काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं 3 महीने पहले क्या माहौल था? कोई सोचा कि केसीआर हारने वाला है, टीआरएस हारने वाला है? अभी माहौल ऐसा बन गया। क्या आपने किया? क्या मैंने किया? कोई यहाँ बैठने वाले किया? नहीं। ये मत सोचो ये इंसान ने किया, ये कुदरत का इंसाफ है जो ऐसा हो रहा है। और नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूं ये बात, ये कोई आदमी नहीं कर सकता। ये कुछ नेचुरल फोर्सेस है, सुपर नेचुरल फोर्सेस है, जो सबके माइंड में एक वायरस आ गया कि इसको हटाना है। मैं नहीं बोला, आप नहीं बोले, सारा तेलंगाना ये बोल रहा। तो इसीलिए ये श्रीनिवास गौड़ तो छोटा चीज है, केसीआर साहब ही हार रहा है। कामारेड्डी में 3rd प्लेस है, गजवेल में 2nd प्लेस है। तो इसीलिए जो नुकसान तेलंगाना का हुआ उसको तो इर्रिपेयरेबल है। जब कांग्रेस सरकार भी आएगी तो मुश्किलात से गुजरना पड़ता है फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। 1-2 साल लग सकता है उसको फाइनेंस मैनेजमेंट ठीक करके, जो डेवलपमेंट का इंजन चलता था कांग्रेस के जमाने में, उसको फिर पटरी में लाने के लिए सब लोग मेहनत करना पड़ता। जो अगर पावर में जो आए, गरीब को क्या चाहिए गवर्नमेंट से? उसको तो 2-3 चीज ही मांगते गरीब जो भी है। एक तो खाने पीने का इंतजाम, मतलब रेशन शॉप्स में अच्छा रेशन मिल रहे हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो रहे हैं। 2 लाख वैकेंसी पड़ा है वहां पर। एक दस्तखत चाहिए उसको भर्ती करने का, मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, वो दस्तखत नहीं किया। और जो टीपीएससी जो उसका गवर्निंग बॉडी है एग्जाम्स कंडक्ट करना, ऐसे लोगों से भर दिया। कोई किसी का रिश्तेदार, कोई दामाद, कोई वो कोई ये, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स, एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स को किसी को नहीं रखा। अपने फालतू लोगों को रख के वहां भी धंधा करने का बहुत प्रयास किया केसीआर और केसीआर फैमिली ने। अभी एक एग्जाम भी ठीक से कंडक्ट करने का एफिशिएंसी नहीं है गवर्नमेंट में। और कविता के लोग, केटीआर के लोग उसमें धंधा करने का, अपने अपने लोग को पेपर लीक होना है, पैसे दे के पेपर देना है। मतलब इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तेलंगाना में। पूरा एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। और वक्फ लैंड्स भी खत्म हो गया। 83,000 एकर्स का भी पता नहीं। अगर गवर्नमेंट आने के बाद पूरा हिसाब किताब करे तो 30 बचा या 35 बचा या 25,000 बचा, पता नहीं, उसका भी जांच होना है। और कांग्रेस का वादा है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी आप पढ़े होंगे, एवरी सेक्टर में जो 10 साल का नाइंसाफी दूर करने के लिए जो प्रयास गवर्नमेंट करेगी, जो प्रयास हमने करेंगे, बराबर करेंगे। हालात सुधरने का दिल से कोशिश करेंगे। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूर बढ़ेगा। जो माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस स्टेट में, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जरूर जरूर वो बढ़ेगा। अपना एस्पिरेशंस को मैच करने के लिए सरकार काम करेगी, कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो इसीलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अभी बाकी लोग
इंटेलेक्चुअल्स हैं यहाँ पर। अभी जो मैसेज महबूब नगर के वोटर को देना है आप बेहतर जानते हैं। बाकी का टाइम 5-6 दिन है, तो कौन सा मैसेज कहाँ जाना है आप बेहतर जानते हैं। हजारों लोग काम कर रहे हैं, फेस नहीं है मगर अंदर ही काम कर रहे बहुत लोग। ये पॉलिटिकल जेएसी बन चुका महबूब नगर में, श्रीनिवास गौड़ को हराने, केसीआर को हराने। हमने तेलंगाना मूवमेंट में देखा है, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, टीडीपी, बीजेपी सब मिलके तेलंगाना के लिए अपने अपने तरीके से लड़ते रहे। अभी यही हो रहा है महबूब नगर में। पॉलिटिकल जेएसी, प्रजा संघाल, कैस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सब लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है, वो बीआरएस कैंडिडेट हराने का काम बहुत जबरदस्त हो रहा है। ऊपर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। जीत तो निश्चित है, मगर एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं, ऐसा जीत होना चाहिए महबूब नगर में ताकि तेलंगाना पूरा ये जाने कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर जुल्म करता है, गलत रास्ते से जाता है, महबूब नगर की आवाम कैसे उसको पनिश करता है। ये एक सबक होना चाहिए आने वाले कल के लिए, ऐसा सबक सिखाना है। क्या जोश है नौजवानों में, पूरा महबूब नगर एक हो गया। एक राक्षस का अभी परसों एक मीटिंग में बोला, पब्लिक में कांग्रेस पार्टी में चला गया, वो ऐसा ऐलान किया पब्लिक में, इट इज अनएक्सेप्टेबल इन डेमोक्रेसी। वो बोला जो मेरे को काम नहीं करते, जो कांग्रेस को कर रहे हैं, उसको गडियारम चौरास्ता में बांध के पिटाई करता हूं बोल के बोल रहा है। गडियारम चौरास्ता कट्टेसी कोड़ता అని చెప్తున్నాడు। क्या है ये, डेमोक्रेसी है? कोई दूसरे पार्टी को वोट डाले तो ऐसा कोई बोलता मंत्री? कभी सुने आप? तो उसका कल्चर क्या है, उसका ब्रॉटअप क्या है, कौन सिखाया उसको राजनीति, ये तो समझ में नहीं आता। हम लोग सब पॉलिटिक्स में खड़े हो गए। कोतवाल साहब इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ा, कभी हारे कभी जीते, क्या फर्क पड़ता उससे। सेवा करना है, पदवी है तो भी करेंगे, नहीं तो भी करेंगे, मगर वो क्या सोच रहा है, एमएलए सीट मतलब सिंहासनम, क्या बोलते हैं सिंहासनम को, तख्त नहीं, राजा की कुर्सी, तख्त। वो सोच रहा है एमएलए मतलब मेरे को सिंहासनम मिला, పవర్ मतलब రాజరికం, అధికారం అంటే రాజరికం, ఎమ్మెల్యే కుర్చీ అంటే సింహాసనం అనుకుంటున్నాడు। అది కాదు, డెమోక్రసీలో సేవకుడుగా ఉండాలి, పాలకుడుగా కాదు, రక్షకుడుగా ఉండాలి, భక్షకుడిగా కాదు। ప్రజలను ప్రేమతో గెలవాలి, దౌర్జన్యంతో కాదు। ప్రజల మనసులో స్థానం కల్పించాలి, కానీ పోలీసులతో బెదిరించి కాదు। ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు జరిగినాయి కాబట్టి ఈరోజు ఇంత రెవల్యూషన్ వస్తూ ఉంది మహబూబ్ నగర్లో। దీన్ని మనం ఇలాగే ఓటింగ్ రోజు వరకు తీసుకొచ్చి ఖచ్చితంగా పెద్ద గుణపాఠం ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ సర్కార్కు, ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మనం ఒక గుణపాఠం చెప్పాలి రాజకీయంగా అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు